हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ऑफ सीआरपीसी जो कि पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में है। सेक्शन 26 से 35 तक इसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन 26 जो है ये हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में जो कोर्ट्स बताए गए हैं उन्हें इंडियन पेनल कोड में दिए गए ऑफेंसेस के ट्रायल का राइट प्रदान करता है। देखते हैं सेक्शन 26 जिसकी हेडिंग है कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। कौन सी कोर्ट्स ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकती हैं। इस कोड के जो दूसरे प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए सब सेक्शन 1 कहता है कि इंडियन पेनल कोड में जो ऑफेंस दिए गए हैं उनका ट्रायल कौन करेगा। तो उनका ट्रायल हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा या कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा या एनी अदर कोर्ट। एनी अदर कोर्ट में कौन सी कोर्ट आएंगी? मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट्स हैं। सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में जो कोर्ट मेंशन की गई हैं, देखिए फर्स्ट शेड्यूल जो है उसके 6 कॉलम में बताया गया है कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किया जाएगा। तो सब सेक्शन 1 में हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या बाय एनी अदर कोर्ट ट्रायल की बात की गई है। सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 इसमें एक प्रोविजन ऐड किया गया जिसमें कहा गया कि आईपीसी में रेप से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, कौन से? सेक्शन 376, 376 ए, बी, सी, डी आदि ये जो भी ऑफेंसेस हैं रेप से रिलेटेड उनका ट्रायल कैसे कोर्ट के द्वारा होगा। तो प्रोविजो कहता है कि जितना पॉसिबल हो सके पहली प्रायोरिटी वुमेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ही दी जाएगी कि वो ऐसे मामलों को डील करें। अब देखते हैं सेक्शन 27 ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स। किशोरों के मामलों में अधिकारिता। जो जुवेनाइल्स हैं उनके जो मामले होते हैं उनके लिए क्या जुरिसडिक्शन होगा और कौन सी कोर्ट उन्हें ट्रायल करेगी, ये सेक्शन 27 बताता है। इस सेक्शन में दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 16 साल से कम आयु के व्यक्तियों के द्वारा किए गए ऐसे अपराध कैसे जो कि डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल नहीं है, उनका ट्रायल कैसे कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। तो सेक्शन 27 कहता है कि उनका ट्रायल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम के द्वारा किया जाएगा या एनी अदर कोर्ट जो कि स्पेशल रूप से इम्पावर किया गया है बालक अधिनियम 1960 के अधीन या बाय एनी अदर लॉ, किसी अन्य लॉ के द्वारा जो कानून जुवेनाइल्स के ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रखरखाव के लिए बनाया गया है। इसमें जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 भी आता है। देखिए जब से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू किया गया है तो जुवेनाइल्स जो होते हैं उनका ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा किया जाता है। देखिए सेक्शन 27 सीआरपीसी में जुवेनाइल की जो एज है वो 16 साल बताई गई है। 16 साल से कम को इसमें जुवेनाइल बताया गया है। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसमें 18 साल एज बताई गई है। अगर इन दोनों में कंट्राडिक्शन होता है तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा मेजर एक्ट पर। सेक्शन 27 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेक्शन 28 जिसकी हेडिंग है सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज मे पास। ये कहता है कि हाई कोर्ट और सेशन जज कौन सा सेंटेंस पास कर सकते हैं। देखिए जो मजिस्ट्रेट या जज पास करते हैं उसको बोला जाता है दंडादेश यानी कि सेंटेंस, और जो ऑफेंडर को मिलती है उसको बोला जाता है पनिशमेंट। सबसेक्शन 1 कहता है कि हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो कि लॉ के द्वारा अथोराइज्ड है। और सबसेक्शन 2 कहता है कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ये कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं जो कि लॉ के द्वारा अथोराइज्ड है, लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस पास करते हैं, मृत्यु दंडादेश अगर वो देते हैं तो उसे हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्मेशन किया जाना जरूरी है। हाई कोर्ट उसकी पुष्टि करेगा। सेक्शन 366 से 371 तक के जो प्रोविजंस हैं वो डेथ सेंटेंस की कंफर्मेशन के बारे में है। सेक्शन 366 कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा डेथ सेंटेंस को कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट को भेजा जाएगा। अब देखते हैं सब सेक्शन 3 क्या कहता है। असिस्टेंट सेशन जज ये डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकते हैं और 10 साल से ज़्यादा का भी इम्प्रिजमेंट ये नहीं दे सकते हैं।
इन शॉर्ट सेक्शन 28 को देखें तो हाई कोर्ट की सेंटेंस पास करने की कोई लिमिट नहीं है, एनी सेंटेंस पास कर सकते हैं ये। और सेशन जज और एडिशनल सेशन जज डेथ सेंटेंस अगर पास करते हैं तो हाई कोर्ट का कंफर्मेशन किया जाना ज़रूरी है। और असिस्टेंट सेशन जज जो हैं ये डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजमेंट ये नहीं दे सकते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 29 जिसकी हेडिंग है सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। ये कहता है कि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। इसमें मजिस्ट्रेट की दंड देने की पावर्स को बताया गया है। कोर्ट ऑफ सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं ये डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट और 7 साल से ज़्यादा अवधि का इम्प्रिजमेंट ये नहीं दे सकते हैं। दैट मीन्स सीजीएम जो है ये 7 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं और जुर्माने की कोई लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये 3 साल तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकते हैं। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ये 1 साल तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकते हैं। और कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को पावर होगी किसकी? कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। और कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को पावर होगी किसकी? कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 30। सेक्शन 30 रीड विद सेक्शन 65 ऑफ इंडियन पेनल कोड। सेक्शन 30 जिसकी हेडिंग है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। ये सेक्शन बताता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश कितना होगा। अगर कोई फाइन देने में डिफॉल्ट कर रहा है तो उसके बदले कितना इम्प्रिजमेंट उसको दिया जा सकेगा। इस सेक्शन के साथ हम रीड करेंगे सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी जिसमें प्रोविजन दिया गया है कि यदि ऑफेंस ऐसा है जिसमें कि इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों दिए जा सकते हैं और अगर फाइन देने में कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो कारावास की अवधि क्या होगी। तो सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी कहता है कि उस ऑफेंस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसके 1/4 यानी कि 1/4 अवधि से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब उस ऑफेंस की 1/4 अवधि तक उसको अतिरिक्त कारावास में रखा जा सकता है। किसका 1/4? ऑफेंस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 अगर जुर्माना देने में डिफॉल्ट किया जा रहा है तो। फॉर एग्जाम्पल ए ने चोरी का ऑफेंस किया, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ उसका ट्रायल चला, मजिस्ट्रेट ने उसको 1 साल का कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। थेफ्ट की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होती है? 3 साल। ए ने 1,000 रुपये फाइन देने में डिफॉल्ट किया तो जो उसने ऑफेंस किया थेफ्ट का तो उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 3 साल उसका 1/4 अवधि तक उसको अतिरिक्त कारावास में रखा जा सकता है। तो 3 साल का 1/4 मतलब 9 महीने। 1 साल की सजा तो उसे पहले से ही मिली थी और जुर्माना ना भरने पर 9 महीने उसको और कारावास में रखा जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 30 सीआरपीसी जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति फाइन नहीं जमा कर रहा है तो मजिस्ट्रेट उसे और कितने दिन तक जेल में रख सकता है। तो सेक्शन 30 कहता है कि उसे उतने दिन तक और कारावास में रखा जा सकता है जितने अतिरिक्त दिन तक कानून कहता है कि उसको जेल में रखा जाए। इसमें प्रोविजो कहता है कि वो अवधि कितनी होगी। तो पहली बात, वो अवधि सेक्शन 29 में मजिस्ट्रेट को जो पावर दी गई है उससे ज़्यादा नहीं होगी। सेक्शन 29 में बताया गया है कि सीजीएम 7 साल, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल और मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल तक का इम्प्रिजमेंट ये दे सकते हैं। तो प्रोविजो कहता है कि मजिस्ट्रेट की जो पावर है जेल में भेजने की उससे बाहर वो इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, जहां इम्प्रिजमेंट मुख्य दंडादेश के रूप में दिया गया है तो वहां इम्प्रिजमेंट की जो अवधि है वो मजिस्ट्रेट की जो मैक्सिमम लिमिट है देने की उसके 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी। आईपीसी सेक्शन 65 में क्या था, ऑफेंस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 और सेक्शन 30 प्रोविजो कहता है कि मजिस्ट्रेट की जो मैक्सिमम पावर है इम्प्रिजमेंट देने की उसका 1/4 अतिरिक्त कारावास दे सकते हैं अगर कोई जुर्माने देने में डिफॉल्ट कर रहा है। एक केस है छज्जू राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1972। इस केस में कहा गया कि जब कभी भी सेक्शन 30 CRPC
और सेक्शन 65 आईपीसी, इन दोनों में कोई भी कंट्राडिक्शन अगर होता है तो इस कंडीशन में सीआरपीसी सेक्शन 30 प्रिवेल करेगा सेक्शन 65 आईपीसी पर। अब देखते हैं इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है। ये कहता है कि जुर्माने के बदले में जो कारावास दिया गया है वो उस अवधि से अलग अलग माना जाएगा जितने तक कि वो मजिस्ट्रेट सेक्शन 29 में देने के लिए अथोराइज्ड है। इसी के साथ हम सेक्शन 325 सीआरपीसी और देख लेते हैं। इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि जब मजिस्ट्रेट कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता, जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो एक्यूज है उसको उतना दंड दिया जाना चाहिए कि वो मजिस्ट्रेट देने के लिए जो सक्षम नहीं है, तो वो उसे सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिफर कर देगा। सेक्शन 30 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 रीड विद सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 31 जो है ये एक ही ट्रायल में कई ऑफेंसेस के लिए दोषित होने के मामलों में दंडादेश के बारे में बताता है। इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि सेक्शन 71 आईपीसी को ध्यान में रखते हुए, तो पहले सेक्शन 71 आईपीसी को ही पढ़ लेते हैं। ये बताता है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या होगी। तो सेक्शन 71 जो है आईपीसी का, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला क्या कहता है, जहां पर कोई ऐसा ऑफेंस है जो पार्ट से मिलकर बना है और जो पार्ट्स हैं वो खुद में एक ऑफेंस है, तो ऑफेंडर को एक ही ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा। कब तक? जब तक कि एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं कर दिया गया हो। ऑफेंस तो एक ही है, अलग अलग पार्ट्स में मिलकर बना है वो। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए ने जेड को 50 बार लाठी से मारा। ए ने कौन सा ऑफेंस किया? वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। वो एक बार मारता तो भी हर्ट होता, 50 बार मारा है तो भी हर्ट नहीं होगा, तो वो वूल बेटिंग के लिए एक ही दंड से पनिशेबल होगा। अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी, जिसमें 1 साल का कारावास दिया हुआ है, उसको पनिश किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा सेपरेट डेफिनेशन में पाया जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। कोई ऑफेंस जो कि एक ही कानून की 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग डेफिनेशन में अगर फॉल कर रहा है, तो वहाँ पर ऑफेंडर को ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कोर्ट एक ही ऑफेंस के लिए ऑफेंडर को पनिश कर सकता है, अलग अलग नहीं। ए बी को मारता है, तो सेक्शन 323 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, जिसमें 1 साल का इम्प्रिजमेंट है, और सेक्शन 352 असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स, जिसमें 3 महीने की सजा है, का ऑफेंस किया। उसने 323 और 352 का ऑफेंस किया, तो ये जो ऑफेंस है वो एक ही कानून की 2 डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, तो कोर्ट मैक्सिमम वाली पनिशमेंट 323 1 साल तो दे सकता है, दोनों की अलग अलग नहीं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि जहां पर कई सारे एक्ट हुए हैं और उन एक्ट में से एक एक्ट या फिर एक से ज़्यादा एक्ट स्वयं या दूसरे के साथ मिलकर डिफरेंस ऑफेंस बनाते हैं, कई सारे ऑफेंस को जब कंबाइन किया जाएगा तो वो डिफरेंस ऑफेंस बन जाएगा, तो ऑफेंडर को एक ही ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा, अलग अलग नहीं। जैसे 323 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और 392 रॉबरी, तो अलग अलग 2 ऑफेंस बन रहे हैं, दोनों को मिलाने पर एक डिफरेंस ऑफेंस बन जाता है। कौन सा? 394 आईपीसी वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकती है, तो ऑफेंडर को एक ही ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा। लास्ट में सेक्शन एक बात और कहता है कि ऑफेंडर को उससे ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट से दंडित नहीं किया जाएगा जितना कि कोर्ट को पावर है सजा सुनाने की, उससे ज़्यादा सजा कोर्ट नहीं सुना सकता। तो ये तो हमने पढ़ा सेक्शन 71 आईपीसी। अब देखते हैं सेक्शन 31 सीआरपीसी, जो कहता है कि सेक्शन 71 आईपीसी को ध्यान में रखते हुए सबसेक्शन 1 कहता है कि जब किसी पर्सन को एक ही ट्रायल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो कोर्ट जो पनिशमेंट देता है वो वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक ऑफेंस की सजा देता है। माना
कि ए ने 2 ऑफेंस किए तो वो पहले एक ऑफेंस की सज़ा काटेगा और उसकी समाप्ति के बाद दूसरे ऑफेंस की सज़ा काटेगा। और अगर कोर्ट चाहे तो पनिशमेंट को कंकरेंटली भी दे सकता है, मतलब साथ के साथ दोनों ऑफेंस की सज़ा एक साथ भुगतने के लिए भी कह सकता है। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोर्ट ने ये निर्देश नहीं दिया हो कि पनिशमेंट साथ साथ भुगती जाएंगी तो वो वन आफ्टर द अनदर ही लागू किया जाएगा, एक के बाद एक पनिशमेंट। कोर्ट के द्वारा अलग अलग पनिशमेंट वन आफ्टर द अनदर एक के बाद एक लागू किया जाएगा। कब तक? जब तक कि कोर्ट उन्हें साथ साथ भुगतने का आदेश ना दे दे। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर पनिशमेंट एक के बाद एक सीरियल वाइज चल रही है तो कोर्ट की जो पावर है, अगर उससे ज़्यादा पनिशमेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट हायर कोर्ट के समक्ष ट्रायल को भेजे। प्रोविजो कहता है कि जब कई सारे ऑफेंस को मिलाकर जो पनिशमेंट है वो 14 साल से ज़्यादा कारावास की नहीं होनी चाहिए और दंड की जो मात्रा है वो उससे डबल नहीं होनी चाहिए जो कि कोर्ट देने के लिए सक्षम है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अपील के पर्पज़ के लिए जो वन आफ्टर द अनदर पनिशमेंट है एक के बाद एक, उसको एक पनिशमेंट ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग अपील करेगा सबके लिए, सभी के लिए एक ही अपील की जाएगी। सेक्शन 31 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेक्शन 32 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। ये उन रीतियों के बारे में बताता है जिसके द्वारा मजिस्ट्रेटों को पावर कन्फर की जाती है। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर इस कोड में हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट किसी को पावर देते हैं तो बाय ऑर्डर वो पावर दे सकते हैं। किस तरीके से देंगे? नाम स्पेसिफाई करके और पोस्ट के आधार पर या ऑफिशियल टाइटल द्वारा पदाधिकारियों के वर्ग के आधार पर। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जो भी ऑर्डर होगा वो उस डेट से प्रभावी माना जाएगा जैसे ही पर्सन को संसूचित कर दिया गया, उसको कम्युनिकेट कर दिया गया कि आपको ये पावर दे दी गई है। अब देखते हैं सेक्शन 33 जिसकी हेडिंग है पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड। ये नियुक्त अधिकारियों की शक्तियों के बारे में बताता है। जब किसी ऑफिसर को किसी लोकल एरिया में अपॉइंट किया जाता है, उस पर किसी दूसरे ऑफिसर की पावर कन्फर की जाती है तो उसके पास उस ऑफिसर की जिसकी जगह उसको अपॉइंट किया गया है उसकी सभी पावर्स आ जाती हैं और वो उन सभी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। नाउ सेक्शन 34 विथड्रॉल ऑफ पावर्स। ये सेक्शन शक्तियों की वापसी के बारे में बताता है। इस सेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट को ऑथोराइज किया गया है कि वो अपने द्वारा दी गई शक्तियों को वापस ले सकते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है कि हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी को एम्पावर करती हैं तो उनके पास ये पावर भी है कि वो जब चाहे उन पर्सन से पावर्स वापस ले सकते हैं। और सबसेक्शन 2 कहता है कि सीजेएम और डीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनको भी अपने द्वारा दी गई शक्तियों को वापस लेने का राइट प्रदान किया गया है। अब देखते हैं सेक्शन 35। सेक्शन 35 में किसी जज और मजिस्ट्रेट के पद उत्तराधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। सबसेक्शन 1 कहता है कि किसी जज या मजिस्ट्रेट की पावर एंड ड्यूटीज को उसके पद उत्तराधिकारी के द्वारा एक्सरसाइज किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि जहां डाउट है इस बारे में कि एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज का पद उत्तराधिकारी कौन होगा, तो सेशन जज एक रिटन ऑर्डर के द्वारा ये डिसाइड करेगा कि कौन सा जज एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज का पद उत्तराधिकारी होगा। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? जहां मजिस्ट्रेट के पद उत्तराधिकारी के बारे में डाउट है तो वहां या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिटन ऑर्डर के द्वारा डिसाइड करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट ऐसे मजिस्ट्रेट का पद उत्तराधिकारी समझा जाएगा। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।